हेलो दोस्तों, नमस्ते आदाब और आप सब लोगों का वापस से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आस्क सौरभ पे। और दोस्तों, हम लोग वापस आ चुके हैं हमारे डायरेक्टली फ्रॉम टॉपर्स नोट्स की सीरीज पे और इसके एपिसोड 5 में हम लोग कवर करने वाले हैं हमारे आर्टिकल 15 के अंदर। आप लोगों ने पिछले एपिसोड्स में देखा होगा कि किस प्रकार से हमने आर्टिकल 12, 13, 14 को कवर करा था और राइट टू इक्वालिटी में आर्टिकल 14 के साथ हम लोगों ने अपने आर्टिकल्स को पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। तो राइट टू इक्वालिटी की कड़ी में जब हम इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ और इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात करते हैं तो उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है वो है असली इक्वालिटी की, यानी जो हम कास्ट, रेस, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और ऐसे चीजों में डिवाइड हो रखे हैं, उसके हम लोग ईविल को, सोसाइटी के हमारे को ईविल को कैसे हम लोग तोड़ पाए। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फोर फादर्स ने इस चीज को बहुत प्रायोरिटी देते हुए और ध्यान रखते हुए आर्टिकल 15 को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट किया था। दोस्तों, कुछ साल पहले आप लोगों ने आयुष्मान खुराना की मूवी आर्टिकल 15 को देखा होगा और अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो वो मूवी आप जाके नेटफ्लिक्स पे देख सकते हैं। ऑफ कोर्स इट्स नॉट अ पेड रिकमेंडेशन बट इट्स अ वेरी गुड रिकमेंडेशन, क्योंकि आर्टिकल 15 जो है वो उस जो मूवी है वो आर्टिकल 15 के उसी कंसेप्ट के ऊपर बनी हुई है जिसको आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो दोस्तों, आइए बिना किसी समय को बर्बाद करें, शुरू करते हैं हमारे आर्टिकल 15 को और जानते हैं क्या लिखा है हमारा आर्टिकल 15 में। आर्टिकल 15 में क्लॉज बाय क्लॉज और उसको डीक्लटर करते हैं और नॉलेज को गेन करके हम लोग पता करते हैं कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आर्टिकल 15 में क्या क्या चीजें हैं जो पूछी जा सकती हैं। तो दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, हियर आर्टिकल 15 ऑन इन योर स्क्रीन। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर आर्टिकल 15 का पूरा स्क्रीनशॉट आ गया है। इसके अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारे 5 क्लॉजेस को और उन 5 क्लॉजेस को किस प्रकार से डिफाइन किया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फोर फादर्स द्वारा, उसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो आइए चलते हैं हम लोग सबसे पहले हमारे क्लॉज 1 पे, जो कि इस आर्टिकल का मेन क्लॉज है। दोस्तों, 15(1) यानी आर्टिकल 15 का जो पहला क्लॉज है वही इस आर्टिकल की मेन सोल है, यानी उसका जो मेन क्रक्स है वो इसी क्लॉज में लिखा गया है। इसके बाद बाकी के 2, 3, 4 और 5 जो हैं वो एक तरीके से एक्सप्लेनेशन या एक्सेप्शंस ही हैं। तो दोस्तों, इस 1 को हम लोग बहुत ध्यान से पढ़ते हैं और जानते हैं कि किस प्रकार से स्टेट को डिस्क्रिमिनेट करने से मना किया गया है 5 ग्राउंड्स के ऊपर। तो दोस्तों, पढ़ते हैं हमारा 15(1). तो ये कहता है, द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड्स ऑफ फर्स्ट रिलीजन, सेकंड रेस, थर्ड कास्ट, फोर्थ सेक्स एंड फिफ्थ इज प्लेस ऑफ बर्थ। सो दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो आपको ये ध्यान रखना है कि हमारे आर्टिकल 15 के अंदर 5 ग्राउंड्स के ऊपर हमको डिस्क्रिमिनेशन करने से मना किया गया है। एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन आ जाता है और उसमें वो आपको ग्राउंड्स दे देंगे और कुछ अलग भी दे सकते हैं, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये 5 ग्राउंड्स को हम लोग ध्यान रखेंगे। 5 ग्राउंड्स क्या हैं? रिलीजन यानी धर्म, रेस बेसिकली क्या होता है? ग्रुप ऑफ ह्यूमन बेस्ड ऑन सम हु शेयर सम सोशल और फिजिकल क्वालिटीज। इसका रेस का कंसेप्ट इंडिया में कम था, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में ज़्यादा था। आपको पता होगा वहाँ पे ब्लैक रेस और वाइट रेस की हमेशा से एक फाइट रही है और ब्लैक लोगों के साथ वहाँ पे काफ़ी उत्पीड़न हुआ है, बट स्टिल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फोर फादर्स ने इसे डाल दिया क्योंकि कई बार पता नहीं होता कि रेस के बेसिस पे भी डिस्क्रिमिनेशन होना शुरू हो जाए। थर्ड, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसका हमारे देश में ज़्यादा प्रभाव था, वो था कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन सिस्टम का। फोर्थ, दैट इज सेक्स मीन्स द जेंडर एंड प्लेस ऑफ बर्थ मीन डोमिसाइल, यानी कई बार स्टेट्स के हिसाब से भी, जिस हिसाब से हम लोग हमारे देश में देखते हैं नॉर्थ ईस्ट के लोगों के साथ या कई बार साउथ के लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है नॉर्थ इंडिया में, तो उसी प्लेस ऑफ बर्थ को इस हमारे 15(1) के अंदर मार्क किया गया है। बहुत ही सिंपल सा क्लॉज है जिसके अंदर 5 ग्राउंड्स बताए गए हैं और बोला गया है कि स्टेट, अब मैंने आपको क्या बताया था, हर जगह बात करेंगे स्टेट की। और स्टेट क्या है? स्टेट का डिफाइन हम लोग आर्टिकल 12 में ऑलरेडी कर चुके हैं। स्टेट एक काइंड ऑफ गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट लेजिस्लेचर है, ठीक है, और कोई भी ऐसी अथॉरिटी है जो कि गवर्नमेंट द्वारा, जिसमें गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट रहता है, तो उस अथॉरिटी को स्टेट कहा गया और बोला गया कि स्टेट किसी भी व्यक्ति से इन 5 ग्राउंड्स पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता। तो दोस्तों, सिंपल है, मगर यही जो है 15(1) हमारे इस आर्टिकल 15 का सोल है। ऐसे टाइप के क्वेश्चन इसमें पूछे जा सकते हैं, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, ग्राउंड्स ही इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। अब अगले पे चलते हैं। अगला क्या है? एक्सप्लेनेशन है 15(1) का, दैट्स क्लॉज 2। क्लॉज 2 टॉक्स अबाउट नो सिटीजन शैल ऑन ग्राउंड्स ऑफ ओनली ऑफ रिलीजन। अगेन ग्राउंड्स आर यहाँ पे आप बताए जा रहे हैं, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम बी सब्जेक्टेड टू एनी डिसेबिलिटी, लाइबिलिटी, रिस्ट्रिक्शन और कंडीशन। यानी उस व्यक्ति को
ना डिसेबल करा जाएगा किसी जगह से, ना उसको लाइबल बनाया जाएगा, एक लाइबिलिटी की तरह ट्रीट करा जाएगा, ना रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा, ना उस पर कोई कंडीशन लगाई जाएगी विद रिगार्ड टू क्या, एक्सेस टू शॉप्स, पब्लिक रेस्टोरेंट्स, होटल एंड प्लेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट। सेकेंड क्या है, द यूज ऑफ वेल, टैंक्स, बाथिंग घाट्स, रोड एंड प्लेसेस ऑफ पब्लिक रिजॉर्ट मेंटेन्ड होली और पार्टली आउट ऑफ स्टेट फंड्स और डेडिकेटेड टू द यूज ऑफ जनरल पब्लिक। तो ये क्या बोल रहा है कि जनरल पब्लिक के यूज के जो भी हमारे पब्लिक प्लेसेस हैं, जो कि पब्लिक जगहें हैं, उन पे किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन इन पांचों ग्राउंड्स पे नहीं किया जा सकता। दोस्तों इसको डालने का अभी हम लोग इसे पढ़ रहे हैं, शायद इररिलेवेंट लग रहा हो, मगर पहले ज़माने में क्या होता था, ऑन कास्ट बेसिस डिस्क्रिमिनेशन सिस्टम पे जो लोग हैं उनके घाट यानी उनके नहाने की जगहें भी अलग होती थी, प्लस उनकी वेल्स यानी उनके पीने के पानी के कुएं भी अलग होते थे। तो इसलिए इसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फोर फादर्स ने डाला है कि इन फ्यूचर हम लोग इन पब्लिक प्लेसेस पे और जो भी ऐसी जगह है जो पब्लिक के लिए ओपन है, वहां पे किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन हम इन 5 ग्राउंड्स पे नहीं करें। तो दोस्तों 2 जो है वो एक तरीके का एक्सप्लेनेशन है हमारे 1 का। अब आइए चलते हैं 3rd के ऊपर। 3rd एक काइंड ऑफ एक्सेप्शन है हमारे इस आर्टिकल का, और वो बात करता है नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन। बहुत ही सिंपल तरीके से लिखा गया 3rd क्लॉज के अंदर, और ये आपसे क्वेश्चन में पूछा भी जाता है कई बार कि who among the following are exceptions when we talk about right to equality। of course right to equality फिर से वही बात है, हमारे फंडामेंटल राइट्स में कुछ ना कुछ एक्सेप्शंस डाल के उनको एब्सोल्यूट नहीं करा गया है। सरकार ने कहीं ना कहीं पे अपना कुछ पॉइंट रखा है जिसमें वो लॉज और रूल्स के हिसाब से हमारे फंडामेंटल राइट्स को थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट कर सके। तो यही जो है 3rd जो है एक एक्सेप्शन है हमारे आर्टिकल 15 का, जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं कि सेक्स के बेसिस पे क्लॉज 1 में हम बात कर रहे हैं कि सेक्स के बेसिस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। वहीं पे हम 3rd क्लॉज में बात कर रहे हैं कि भैया अगर आपको कोई लॉ बनाना है वुमेन के लिए और बच्चों के लिए तो सरकार जो है एक्सेप्शंस यानी एक एक्स्ट्रा माइल चल सकती है। यही कारण है वो जहाँ पे हम लोग वुमेन के लिए रिजर्वेशन देते हैं अपना म्यूनसिपैलिटीज़ और लोकल बॉडीज़ में। यही कारण है जहाँ पे हम वुमेन के लिए रिजर्वेशन देते हैं सीट्स के लिए, चाहे वो बसेस हो, ट्रेन हो, एटसेट्रा हो। सो दोस्तों ये एक काइंड ऑफ गुड एक्सेप्शन है या बैड एक्सेप्शन, दैट्स आउट इन ओपन फॉर अ डिबेट, बट स्टिल हमारे आर्टिकल 15 के क्लॉज 3 के अंदर तो यही बात लिखी गई है और हम इसको इसी प्रकार से पढ़ेंगे। अब आ जाते हैं ये जो 3 से हमारे क्लॉजेस थे, ये तीनों के तीनों क्लॉजेस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फोर फादर्स ने डाले थे इन कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कॉन्स्टिट्यूशन 1950 के अंदर एनेक्ट हुआ था इंडिया के अंदर। मगर उसके बाद 2 क्लॉजेस इस आर्टिकल 15 के अंदर, क्लॉज नंबर 4 और क्लॉज नंबर 5 डाला गया अमेंडमेंट्स के थ्रू। तो जो पहला हमारा क्लॉज था, वो जो क्लॉज 4 था जो अमेंडमेंट के थ्रू डाला गया, वो डाला गया था पहले कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में विच वाज डन इन 1951, और जो हमारा 5th क्लॉज था वो डाला गया था कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 93 से विच वाज डन इन ईयर 2005। तो आइए जानते हैं इस आर्टिकल 15 में जहां पे हम इक्वालिटी की बात कर रहे हैं ऑन बेसिस ऑफ 5 ग्राउंड्स, वहां पे ये 4 और 5 क्लॉज डालने की क्या जरूरत पड़ गई और ये क्लॉजेस बेसिकली क्या बात कर रहे हैं और क्या हैं। तो चलते हैं हमारे 4th क्लॉज के ऊपर, जो कि बात कर रहा है नथिंग इन दिस आर्टिकल और इन क्लॉज 2 of Article 29 shall prevent the state from making any special provision for the advancement of any social and educational backward classes of citizen or scheduled caste and the scheduled tribes। So दोस्तों इसके अंदर अब आ गई वो एक्सेप्शन जिसके लिए हर व्यक्ति पूछता है कि सर जब आर्टिकल 14 के अंदर हम राइट टू इक्वलिटी की बात कर रहे हैं हमारे देश के अंदर, तो फिर रिजर्वेशन का जो प्रोसेस है वो किस प्रकार से दिया गया है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और अदर बैकवर्ड क्लासेस को। सो दोस्तों यही वो हमारा जो क्लॉज है जो बात कर रहा है आर्टिकल 15 के अंदर क्लॉज 4, वो ये कह रहा है कि नथिंग इन दिस आर्टिकल और इन क्लॉज 2 ऑफ आर्टिकल 29 शेल प्रिवेंट द स्टेट, यानी प्रिवेंट नहीं कर सकता स्टेट को। और जब शैल का भी यूज कर दिया गया तो उसे बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्टली बोल दिया गया है, शेल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी स्पेशल प्रोविजन इन any special provision for the advancement of any social or educational backward class of citizens और scheduled caste and scheduled tribe। तो advancement की बात करी गई है, यानी सोशल एंड एजुकेशन बैकवर्ड क्लास पहली कैटेगरी, दूसरी कैटेगरी शेड्यूल कास्ट, तीसरी कैटेगरी शेड्यूल ट्राइब। फिर से बता रहा हूं,
सोशल एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास पहली कैटेगरी हो गई, दूसरी कैटेगरी शेड्यूल्ड कास्ट हो गई और तीसरी कैटेगरी शेड्यूल्ड ट्राइब हो गई। पूछा जाता है इसके अंदर आपको इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास डाल देंगे और बोलेंगे कि भैया ये 4 कैटेगरीज इनमें से बताओ, और बच्चे बोलेंगे हाँ पढ़ा था, बैकवर्ड क्लास था, एजुकेशनल, सोशल था, इकोनॉमिकल भी होगा। मगर हम लोग इसके अंदर इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास की बात नहीं कर रहे हैं, इसके अंदर बात हो रही है सोशल एंड एजुकेशनल बैकवर्ड क्लास, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड शेड्यूल्ड कास्ट। तो इन 3 कैटेगरीज की एडवांसमेंट के लिए अगर गवर्नमेंट को कोई स्पेशल प्रोविजन करना है, यानी कुछ स्पेशल करना है, तो सरकार उसको कोर्ट जुडिशियल रिव्यू के अंदर नहीं रोक सकती। सो दोस्तों, इसको 4th क्लॉज को डालने का कारण पहले ही कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में क्यों पड़ गया? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फोरफादर्स ने तो कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत अच्छा बनाया था, तो पहले अमेंडमेंट में हम लोगों ने इस क्लॉज को डालने की जरूरत क्यों पड़ गई? इसका कारण था चंपकम दोराईराजन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास का केस। मेरे लैंडमार्क जजमेंट का वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसे डाल दूंगा। उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट में से एक है चंपकम दोराईराजन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, जिसके अंदर हम लोग बात कर रहे हैं किस प्रकार से चंपकम दोराईराजन एक कम्युनल बेसिस पे रिजर्वेशन को लेके कोर्ट चली गई। जब वो वहां पे कोर्ट में चली गई तो फिर उन्होंने कोर्ट के अंदर इसे चैलेंज किया कि जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बात हो रही है कि किसी भी प्रकार का ग्राउंड पे कोई भी डिफरेंशिएशन नहीं होगा, तो किस प्रकार से ये स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है कुछ सेट ऑफ पीपल्स को। सो दोस्तों, वो जो केस था उस केस के अंदर डीपीएसपी वर्सेस फंडामेंटल राइट्स की लड़ाई हुई और कोर्ट ने बताया कि जो फंडामेंटल राइट्स है वो सुप्रीम है। किस प्रकार से आप देख सकते हैं, ये डीपीएसपी आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, डीपीएसपी 46, जिसको उस समय गवर्नमेंट ने कोट करा कि हम लोग इस डीपीएसपी को फॉलो कर रहे हैं, इस डायरेक्टिव प्रिंसिपल को फॉलो कर रहे हैं टू मेक रिजर्वेशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। बट चंपकम दोराईराजन ने, जो हम इस क्लॉज 4 में भी बात कर रहे हैं, आर्टिकल 29 के क्लॉज 2, यानी जो कल्चरल एजुकेशन राइट का जो फंडामेंटल राइट है जिसको हम आगे पढ़ेंगे, उसके क्लॉज 2 के अंदर जहां पे स्पेसिफिकली आप देखिए क्या लिखा हुआ आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, मेंशन किया गया था कि इन ग्राउंड्स पे, यानी वही ग्राउंड्स है जिसकी बात हम आर्टिकल 15 में कर रहे हैं, इन ग्राउंड्स पे किसी भी बच्चे को किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में या कहीं पे भी अपना डिफरेंशिएशन का सामना नहीं करना पड़ता। तो क्या हुआ, जब फाइट हुई आर्टिकल 46 और 29/2 में, तो फिर विन क्या हुई, वही होनी थी जो होनी थी, फंडामेंटल राइट्स की विन हुई। कोर्ट ने एफडीआरस को अपहेल्ड करते हुए कहा कि एफडीआरस आर सुप्रीम, डीपीएसपीज आर नॉट जस्टिसिएबल, और जब भी फंडामेंटल राइट्स की बात आएगी हम लोग फंडामेंटल को सुनेंगे। सरकार जरूर डीपीएसपी को फॉलो करते हुए, यानी कॉन्स्टिट्यूशन के हमारे फोरफादर्स के विजडम को फॉलो करते हुए रूल बना रही है, मगर फंडामेंटल राइट कर्टेल हो रहा है, इसलिए 29/2 यानी क्लॉज 2 जो है वो सस्टेन करेगा ओवर आर्टिकल 46 विच इज अ डीपीएसपी। और चंपकम दोराईराजन के केस में सरकार ने स्ट्रक डाउन कर दिया था उस कम्युनल रिजर्वेशन को। तो हुआ क्या, सरकार को फर्स्ट अमेंडमेंट के अंदर फंडामेंटल राइट्स के अंदर ही ये प्रोविजन डालना पड़ा। पहले ये एक डीपीएसपी था, मगर इसको फिर फंडामेंटल राइट्स के अंदर डाल के सरकार ने जस्टिसिएबल और एक ठप्पा लगा दिया उस फंडामेंटल राइट का, जिससे उसको सुप्रीम कोर्ट जुडिशियली चैलेंज नहीं कर सकता था आगे व्हेन इट कम्स टू फाइट विद डीपीएसपी। सो आप देख सकते हैं क्लॉज 4 के अंदर हमने स्पेशली डाला गया कि किस प्रकार से 3 कैटेगरीज के लिए उनके एडवांसमेंट के लिए हम स्पेशल प्रोविजंस का काम कर सकते हैं। अब चलते हैं हमारे क्लॉज 5 की तरफ, जो कि बात कर रहा है कुछ इस प्रकार से, Nothing in this article or in subclause G of clause 1 of article 19 shall prevent the state from making any special provision by law for advancement of any social and educational backward class of citizen, scheduled caste and scheduled tribe। फिर से वही 3 कैटेगरीज है, socially and educationally backward class 1, scheduled caste and scheduled tribe 3। इन तीनों को अब क्या बता रहे हैं ये लोग, कह रहे हैं in so far as such provision relate to their admission to educational institutions including private education institution whether aided or unaided by the state other than the minority educational institutions referred to in clause 1 of article 30। very important, this clause is talking about the reservation in private institutes। so दोस्तों, स्टेट ओन्ड इंस्टीट्यूट्स यानी स्टेट जो है उसमें तो इन्होंने बात कर ली कि किस प्रकार से हम लोग रिजर्वेशंस और उन सब चीज़ों को प्रमोट कर सकते हैं, मगर बात आई जब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस के अंदर, जो कि था पीए इनामदार वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दी कि नो रिजर्वेशन इन एडेड और अनएडेड प्राइवेट इंस्टीट्यूट बाय स्टेट कैन बी गिवन इन द इंस्टीट्यूट। सो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने पीए इनामदार के केस में बताया
कि जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट है दैट इज अ काइंड ऑफ अ ट्रेड और अ बिजनेस, और आर्टिकल 19(1)(g जो कि फ्रीडम देता है टू डू एनी ट्रेड एनी प्रोफेशन, उसके अंदर आप इसको नहीं डाल सकते। फंडामेंटल राइट्स वो प्रोटेक्ट है, स्टेट का इंटरफेरेंस में नहीं हो सकता, वो फ्रीडम व्यक्ति के पास रहना चाहिए। तो फिर हमारे जो अमेंडमेंट था 93rd का 2005 में, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 15 के अंदर इस प्रोविजन को डाल के सरकार ने प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स के अंदर भी तीनों कैटेगरी, सोशल एंड एजुकेशनल बैकवर्ड क्लास, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को प्राइवेट एजुकेशन में रिजर्वेशन का प्रोविजन डाल दिया। एक्सेप्ट इसमें माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस जो कि माइनॉरिटीज द्वारा रन करे जाते हैं, चाहे वो लिंग्विस्टिक हो चाहे वो रिलीजियस हो, उनको इसके एम्बिट से बाहर रखा गया। सो दोस्तों, जो आर्टिकल 15 का क्लॉज 5 है वो बात कर रहा है रिजर्वेशन इन प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स। तो आपको क्वेश्चन आ जाता है कि आर्टिकल 15(5) जो है वो किस बारे में बात कर रहा है। आपको एजुकेशनल इंस्टीट्यूट दे देंगे, आपको कुछ और बोल देंगे रिजर्वेशन इन एजुकेशन, मगर अगर आपको सही आंसर मार्क करना है तो ऑलवेज मार्क प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट वेदर एडेड और अनएडेड बाय स्टेट गवर्नमेंट, एंड एक्सेप्शन इन दैट वाज द माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट्स, क्योंकि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट्स भी हैं बहुत सारे जो प्राइवेटली अलग अलग ट्रस्टों से रन करते हैं माइनॉरिटीज़ के। सो दोस्तों, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट्स को आउट रखा गया, मगर बाकी प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में रिजर्वेशन दे दिया गया SC ST और एजुकेशनल और सोशल बैकवर्ड क्लासेस को, जिनको हम OBC की कैटेगरी में डाल देते हैं। सो दोस्तों, ये वो पांचों क्लॉज थे जिसके अंदर हम लोगों ने बात करी हमारे आर्टिकल 15 के बारे में, और जाना किस प्रकार से आर्टिकल 15 को पहले कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में ही अमेंड करके और ज़्यादा ओपन कर दिया गया टू एक्सेप्शंस, और ज़्यादा उसमें हमारे जितने भी रिजर्वेशन क्लासेस हैं उनके लिए कुछ ना कुछ डाल दिया गया। सो दोस्तों, आर्टिकल 15 अगेन बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, और इसके हर क्लॉज के अंदर कुछ ना कुछ है जो कि आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से किसी भी एग्जामिनर को इंट्रीग कर सकता है टू आस्क यू क्वेश्चंस। सो डू मेक श्योर कि आप इसको पूरा ढंग से पढ़ें, और एक एक क्लॉज मैंने जिस प्रकार से बताया कि कौन कौन सी क्लासेस का डिवीजन है, मैंने बताया कौन कौन से ग्राउंड्स का डिवीजन है, मैंने बताया कि कहाँ पे इंस्टीट्यूट्स की बात हो रही है और कहाँ पे सिर्फ स्पेशल प्रोविजंस की बात हो रही है। स्पेशल प्रोविजंस बहुत ही वाइड टर्म हो जाता है, उसके अंदर वो कुछ भी कर सकते हैं, तो इसको आपने इस हिसाब से पढ़ना है। सो दोस्तों, आई होप कि आई एम एबल टू हेल्प यू इन ग्रैबिंग, इन रीडिंग something out of article 15, and this video can help you in your exams and can make you earn good marks and whatever target you're achieving. So dosto, here Saurabh Kharwal and I'm signing off. Take care and bye bye.